नमस्कार। ज्योतिष की परिचर्चा में स्वागत है आपका। और एक विशेष सवाल ये है कि कई कुंडलियाँ ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही अच्छी होती हैं, यानी बड़ी धार्मिक होती हैं कह सकते हैं। कुछ कुंडलियाँ ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही बुरे प्रभाव लेके आती हैं, यानी बहुत ज़्यादा अच्छा फल नहीं मिलता है उनका। और कुछ कुंडलियाँ ऐसी होती हैं जो कि अच्छी तो होती है, लेकिन वो लोग इस तरह के कार्य नहीं करते हैं कि उनको कोई याद न करे, या कह सकते हैं कि वो इस तरह के कार्य नहीं करते हैं कि उनका कार्य जो है धर्म से संबंधित हो, समाज के एक भले से संबंधित हो, या बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के कार्य से संबंधित हो। तो ये जो व्यक्ति होता है अपनी कुंडलियों के कारण हर व्यक्ति से अलग होते हैं ये सारे लोग। और कुंडलियाँ जो हैं कुछ ना कुछ जरूर निश्चित रूप से आपके दिमाग पे, आपके अपने व्यक्तित्व पे, आपके अपने सोच पे प्रभाव डालती हैं। तो हर व्यक्ति को व्यक्ति से अलग करती हैं। तो एक सवाल ये था कि काफ़ी लोगों ने इस पे एक डिबेट किया हुआ था कि रतन टाटा जी की कुंडली में क्या ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा अपना पैसा धर्म कार्य में खर्च करते हैं, गरीबों को दान करने में कह सकते हैं, स्कूल बनवाने में कह सकते हैं, कहीं भी आपदा हो तो आप देखेंगे रतन टाटा जी खड़े हैं। जबकि मुकेश अंबानी की संपत्ति को यदि देखा जाए तो उनसे ज़्यादा है, लेकिन मुकेश अंबानी जी कमाते हैं, करते हैं, कार्य करते हैं, काफ़ी लोग उनके नौकरी कर रहे हैं, काफ़ी लोग उनके काफ़ी लोगों का परिवार उनसे चल रहा है। लेकिन इस तरह के कार्यों में, यानी धर्म से संबंधित कार्यों में, आपदा से संबंधित कार्यों में, इन सारे कार्यों से विरत एक तरह से हैं, बहुत ज़्यादा मदद या बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं करते हैं। क्या रीज़न है इसका? तो यदि उनकी कुंडलियों पर परिचर्चा की जाए तो निश्चित रूप से इसका एक स्पष्ट जो है विश्लेषण किया जा सकता है कि उनकी कुंडली, यानी रतन टाटा जी की कुंडली और अंबानी जी की कुंडली, दोनों में अंतर क्या है कि दोनों लोगों का पैसा कमाने के बावजूद स्वभाव एकदम विपरीत है। इस तरह की चीज़ें जो हैं आदमी के 12वें भाव से विचार की जाती हैं। 12वां भाव जो होता है खर्च करने का भाव होता है, और दूर जाने का कह सकते हैं भाव होता है, किसी चीज़ को छोड़ने का या किसी चीज़ पे न्यौछावर कर देने का भाव होता है। तो 12वां भाव जो है व्यक्ति के इस तरह के खर्चों को दिखाता है कि आप धर्म में कितना खर्च करेंगे, आप आपदा है तो कितना खर्च करेंगे, गरीब है तो किस लिए, कैसे दान करेंगे आप उसको। ये सारी चीज़ें दिखाता है 12वां भाव आपका। कौन से ग्रह उसमें हैं और कौन से ग्रह नहीं यदि हैं तो कौन से ग्रह की राशि उसमें, ये सारी चीज़ें, साथ ही साथ उस पर किस ग्रहों की दृष्टियां हैं, ये सारी चीज़ें काउंट करती है कि 12वां भाव आपका किस तरह का है। बहुत ज़्यादा धार्मिक है, बहुत ज़्यादा धर्म से संबंधित कार्यों में खर्च करने में है, या बहुत ज़्यादा इमोशनल होने में है, ये सारी चीज़ें हैं। या फिर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होने में है, बहुत ज़्यादा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने के लिए कौन सा चीज़ है जो कि 12वें भाव को प्रभावित किए हुए है। और 12वें भाव में राहु केतु को छोड़ दो तो बाकी सभी ग्रहों की राशियाँ आती ही हैं सभी लोगों की कुंडलियों में। तो आइए इसी पे एक परिचर्चा करते हैं। और पहले हम लेते हैं रतन टाटा जी की कुंडली, और रतन टाटा जी की कुंडली को 12वें भाव को देखते हैं। रतन टाटा जी का जन्म जो है वो है 28 दिसंबर 1937 का है, और 6:30 सुबह का है, बम्बई का है। तो इनकी कुंडली को यदि देखा जाए, देखेंगे कि 12वां भाव जो है वो वृश्चिक राशि का है और राहु यहाँ पे मौजूद है। और वृश्चिक राशि चूंकि मंगल की राशि होती है तो मंगलवत फल देती है, यानी चीज़ों को छोड़ना, चीज़ों को दान देना, और जो राज सरीखा व्यवहार करना कि आप चीज़ों को गरीबों में बांट देंगे और गरीबों के लिए मुक्त हस्त से दान करेंगे। और ये चीज़ें यहीं ख़त्म नहीं हो जाती हैं। यहाँ पे तो आप सारी चीज़ देख ले रहे हैं कि नवांश कुंडली होती है, नवांश कुंडली को भी देखते हैं हम। लग्न कुंडली और नवांश कुंडली दोनों को मिक्स करके यदि देखा जाए तो दोनों जो हैं आदमी के पूरे जीवन का एक विस्तृत जो है खाका खींच सकते हैं, एक विस्तृत मैप दे सकते हैं आपको। तो यहाँ तो लग्न कुंडली में राहु है जो कि वृश्चिक राशि में यहाँ पे है रतन टाटा जी के। लेकिन नवांश कुंडली की तरफ यदि चला जाए तो नवांश कुंडली जो है व्यक्ति के मूल नेचर का, यानी उसका खुद का स्वभाव क्या है, इसको बड़े ही अच्छे तरीके से बताती है। तो नवांश कुंडली जो है आदमी का जो लग्न कुंडली बता रही थी उसी का प्रतिरूप नवांश कुंडली बताती है। तो नवांश कुंडली में आप देखेंगे कि नवांश कुंडली का 12वां भाव जो है वो मीन राशि का है। साथ ही बृहस्पति जो है मीन राशि में अपनी खुद की राशि में यहाँ बैठा हुआ है, और वो 2 भावों का लॉर्ड है, आपके 9वें भाव का भी है, आपके 12वें भाव का भी है। और 9वें भाव का लॉर्ड के 12वें भाव में, 9वें भाव को हम कहते हैं कि ये धर्म का भाव है, कर्म का भाव है। और 12वां भाव जो है वो मुक्त हस्ते दान देने का भाव है, और चीज़ों को छोड़ने का भाव है, बिना लालच के, बिना किसी स्वार्थ के चीज़ों को छोड़ने का भाव है। तो यहाँ पे बृहस्पति जो है निश्चित रूप से धार्मिक कार्यों के लिए बिना किसी लालच के दान देने का और गरीबों की मदद करने का, आपदा में जो है चीज़ों को, अपने सारी चीज़ों को न्यौछावर कर देने का, या सामने वाले को सुखी देखने के लिए अपने सुखों का दान कर देने का, ये सारा भाव है। यही कारण है कि रतन टाटा जी की कुंडली जो है वो इस कार्य के लिए बड़ी ही उचित है, कह सकते हैं बड़ी ही अच्छी है।
क्योंकि बृहस्पति नवांश कुंडली को और राहु जो है वो आपके लग्न कुंडली को प्रभावित किए हुए है। तो ऐसे लोग जो होता है वो निश्चित रूप से दानी होते हैं और समय समय पे लोग समाज की कह लें, देश की कह लें, उसकी भलाई के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। तो बेहतर कुंडली है उनकी। दूसरी कुंडली ले लें मुकेश अंबानी जी की। तो मुकेश अंबानी जी का जन्म जो है वो 19 अप्रैल 1957 को हुआ है। शाम का जन्म है 7:47 पर। ये भी मुंबई में ही जन्म लिए हैं। और इनकी कुंडली में आप देखेंगे 12वां भाव जो कि कन्या राशि का है। कन्या राशि जो होती है वो हमेशा से कंप्यूटर राशि मानी गई, यानी बिना किसी सोच विचार के, बिना कोई जोड़ भाग किए या गुणा जोड़ किए वो किसी भी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करते ही नहीं है। मैथमेटिक्स यानी कह सकते हैं इनका प्रबल होता है। वो तभी खर्च करते हैं, तभी कोई कार्य करते हैं जबकि पैसा आने वाला हो, जाने वाला ना हो। तो जब कन्या राशि है, साथ ही साथ आप देखेंगे कि बुध जो है, इनके 12th हाउस का बुध जो है वो चला है, आया है आपके 7वें भाव में, जो कि व्यापार का भाव है, बिजनेस का भाव है। तो 12th हाउस का जो भाव है वो उनके सिर्फ व्यापार भाव से जुड़ा हुआ है। तो ये सिर्फ व्यापार करने में रुचि रखते हैं, न कि उसको दान कर देने, न कि उसको समाज की सेवा में लगा देने, न कि उसको गरीबों को बांट देने, इसमें रुचि रखते हैं। तो लग्न कुंडली में रतन टाटा जी के देख लें और मुकेश अंबानी जी के देख लें, ये एक विशेष अंतर समझ में आता है। 7वां भाव जो है वो अपने आप पे खर्च करने का भाव है, अपनी स्त्री पे खर्च करने का भाव है। तो ऐसा व्यक्ति महल बनाने में, स्त्रियों को, अपनी स्त्री को जो है दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने में, अपनी स्त्री को ढेर सारे गिफ्ट देने में, इन सारी चीज़ों में रुचि रखेगा। अरबों रुपए जो है विवाह में, उत्सव में, इन सारी चीज़ों में खर्च करेगा, न कि वो गरीबों को दान करने में खर्च करेगा। तो लग्न कुंडली में ये दोनों लोगों के देख सकते हैं, दोनों लग्न कुंडलियाँ जो हैं एक दूसरे से कॉन्ट्रेरी हैं 12वें भाव के यदि कॉन्टेक्स्ट में सोचा जाए तो, उसके संदर्भ में सोचा जाए तो। नवांश कुंडली में देखा जाए तो नवांश कुंडली का व्यय भाव जो है वो शुक्र का भाव है और शुक्र जो है अंबानी जी का वो आया हुआ है लग्न में। साथ ही जो 12वां भाव है उसमें सूर्य देव स्थित हैं, जिसपे कि नीच के बुध की, यानी शत्रु भाव के बुध की जो है ये एक निर्बल दृष्टि पड़ रही है। और साथ ही साथ देखा जाए तो जो तृतीय भाव है उसका लॉर्ड सूर्य है, जो कि चला गया है आपके 12th हाउस में। तृतीय भाव जो है वो प्रभाव वो होता है छोटे भाई बहनों का। तो ये दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपने छोटे भाई बहनों को यदा कदा अपने उनके जो है समस्याओं से निकालेगा तो ज़रूर। यानी आप देखेंगे कि इनके छोटे भाई जो हैं समस्याओं में फंसते हैं तो उन पर व्यय जरूर करते हैं मुकेश अंबानी जी, लेकिन समाज से संबंधित कार्यों में कह लें या लोगों की सहायतार्थ कह लें या दान देने में, चैरिटी देने में बहुत ज़्यादा भरोसा इनका नहीं रहता है और ये बहुत ज़्यादा खर्च करना भी नहीं चाहते इन सब चीज़ों पे। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा एक अंतर है इन दोनों लोगों की कुंडली में, लग्न कुंडली में भी, नवांश कुंडली में भी। यही कारण है कि रतन टाटा जी जो हैं वो एक पैसे को खर्च करने में, समाज की भलाई के लिए बहुत ज़्यादा विचार या सोच विचार नहीं करते हैं, जबकि मुकेश अंबानी जी उसमें भी एक अपना फ़ायदा देखते हैं कि पैसे खर्च हो रहे हैं तो उससे कुछ आ रहा है कि नहीं, यानी जो चीज़ें जा रही हैं उससे कुछ लाभ हमें है कि नहीं, तो वो खर्च करते हैं। तो एक अंतर है लोगों की मेंटेलिटी में। ऐसा नहीं कि बुरा है, लेकिन फिर भी कमाई के संसाधन ज़्यादा हों तो उससे समाज के सेवार्थ लगाना चाहिए। तो अपनी चीज़ों को लगा रहे हैं, ये तरीका इनका अलग है, रतन टाटा जी का तरीका अलग है। तो व्यवस्थाएं दोनों लोग की बनी हुई, लेकिन एक नैसर्गिक अंतर है उनकी सोच में, जिससे कि रतन टाटा जी की कुंडली जो है समाज के लिए एक बेहतरीन कुंडली कही जा सकती है। अंबानी जी की कुंडली जो है एक व्यापारिक कुंडली कही जा सकती है और सहायतार्थ के हिसाब से, सहायता के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बेहतर एक कुंडली नहीं कही जा सकती। तो चीज़ें यही हैं और ख़ास तौर से एक संशय का विषय था ये कि क्या कारण है कि अंबानी जी खर्च नहीं करते इन सब चीज़ों पे, रतन टाटा जी करते हैं। तो एक कुंडली जो है वो उनकी नैसर्गिक सोच को बदले हुए कह सकते हैं, उनके नैसर्गिक सोच में एक अंतर रखे हुए, इसीलिए रतन टाटा जी जो हैं काफ़ी ज़्यादा सराहनीय कदम उठाते हैं सहायता करने के लिए, जबकि अंबानी जी वो कार्य नहीं कर पाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी आपके अपने जो सवाल होते हैं आप इस तरह के आपकी कुंडली से संबंधित आप नीचे दिए नंबरों पर पूछ सकते हैं, समय के साथ साथ उसके उत्तर भी आपको दे दिए जाएंगे।